बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज की जो क्लास है वो स्थानीय चहारम यानी क्लास 8 वही मज़मून तारीख़ है। किताब का नाम माजी से हाल हिस्सा थर्ड है। हमने आपसे पहले बताया था कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी कंपनी के क़याम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम हुआ। हम सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में तिजारत की गरज से आई थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी चालाकी और मक्कारी से इसने पूरे हिंदुस्तान पे की हुकूमत कायम कर ली और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गया। 1750 में वरासत के लिए, प्रॉपर्टी के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियां आमने सामने आ गई, क्योंकि दोनों में कंपटीशन हुआ करता था। मैंने पहले बताया आपको कि यूरोपियन कंट्री में फ्रांस भी आए, डचेज आए, पुर्तगीज आए, डेनमार्क के आए, तो उसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों में कंपटीशन होने लगा। होड़ मच गई कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए 1750 से शुरू हुआ। इसमें अंग्रेज कंपनी अपनी पसंद के आदमी को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे, ताकि उनकी चौधराहट और उनकी बात मानी जा सके। और बनाने में फ्रांसीस बना भी चुके, इसमें कामयाबी उनको हासिल हुई कि कर्नाटक में अपने जहन का या अपने पसंद का कोई आदमी यहाँ का नवाब बनेगा। तो अंग्रेज और बंगाल को अगर हम देखें तो इसमें यह कर्नाटक के बाद टकराव का हल्का जुनूबी से शुमाल मशरिक तक बंगाल पहुंच गया। बंगाल में अंग्रेजों ने कोलकाता में अपनी फैक्ट्री कायम की। कोलकाता में कहाँ कायम की? कोलकाता में फैक्ट्री कायम की। मैंने पहले कहा कि फैक्ट्री वो चीज़ नहीं थी जहाँ कुछ चीज़ बनाई जाती थी, बल्कि फैक्ट्री एक तरह से इनका किला था, एक तरह से चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ एक तरह से गोदाम था जहाँ ये अपना सामान रखते थे, अपनी कॉलोनी बनाते थे अपने को हिफाजत में रखने के लिए, और उस पर सिक्योरिटी हुआ करती थी। तो कोलकाता में बंगाल में इन्होंने अपना एक बनाया, चूँकि फैक्ट्री कायम रखी। बंगाल मुगल हुकूमत का एक दौलतमंद और बड़ा सूबा था। इसमें जदीद बिहार और उड़ीसा भी शामिल था, और मुगलों की मरकजी हुकूमत की कमजोरियों का फायदा उठाकर बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को आज़ाद हुक्मरान ऐलान कर दिया। वैसे वो मुगल शहनशाह की पाबंदी से महसूल भेजते रहे। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान 1740 में अलीवर्दी खान 1740 में बंगाल का नवाब बना। इसने बंगाल में एक कामयाब हुकूमत कायम की। अलीवर्दी खान ने यूरोप के ताजिरों को हमेशा अपने काबू में रखने की कोशिश की। इसके बाद इसका नाती जो था उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि अंग्रेज चाहते थे कि हमारी पसंद के ही नवाब बने वहाँ, ताकि उनकी अपनी पॉलिसी कामयाब हो सके और अपनी चौधराहट तमाम चीज़ों पे काबिज हो सके वो। तो उनका जो पोता था अलीवर्दी खान का नाती सिराजुद्दौला, ये नाती था यानी नवासा। सिराजुद्दौला जब बहुत बेदार मस्त हुआ था, मतलब काफ़ी तेज चौकन था, ये बड़ा जीनियस था, और ये चाहता नहीं था कि यहाँ जो ये अंग्रेज़ कंपनियां हैं या जो तिजारत से गरज से आई हैं काफ़ी दूर तक ये फैल जाए और पूरे हिंदुस्तान पे इनका कब्जा हो। और ये इसको ख़तरनाक समझता था कि हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनियां कायम की है ये हिंदुस्तान के लिए ख़तरनाक साबित होगी। ये हमेशा इस चीज़ को ख़तरनाक समझता था। इस चीज़ को उसने पहले भी जहननशी कर लिया था कि अगर अंग्रेज़ी हुकूमत हिंदुस्तान में बहुत दिन तक रही तो हिंदुस्तान के लिए ख़तरा साबित होगा। लेकिन चूँकि कंपनी ने अपनी अंदरूनी पॉलिसी और लोगों को तोड़ के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना के धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, और साजिशों के तहत सिराजुद्दौला को भी जाल में फंसाया। उसके बाद बंगाल में तिजारत
ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सौदौला एक नापसंद शख्स साबित हुआ। तुमने पहले कहा कि चूंकि वो जानता था कि अगर ये कंपनी यहाँ ज़्यादा दिन तक रह जाएगी तो हिंदुस्तान को खोखला कर देगी, और इसलिए अंग्रेज इससे नाराज़ हो गए। सौदौला के ख़ानदान में साजिशों का जाल फैलाना अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया। हमने कहा कि बांटो और राज करो की जो पॉलिसी अंग्रेज़ों की थी, ये पॉलिसी उसके ख़ानदान में शुरू हो गई। कंपनी का मकसद साजिशों के ज़रिए ऐसा अख्तलाफ और नफाक पैदा करना था जिससे हुकूमत इस हद तक कमज़ोर हो जाए कि वह हुकूमत में दखल हो जाए। उनका इतना कमज़ोर कर दो, इतना इनको वीक कर दो, इनकी क़ुव्वत को तहस नहस कर दो, और ताकि इसमें हम आसानी से दाखिल हो सकें। किसी एक अंग्रेज़ मौरख़ ने लिखा है कि उस वक्त मुर्शिदाबाद, जिसको आज हम जानते हैं बंगाल का एक हिस्सा है, लंदन के बड़े शहरों में उसका शुमार किया जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा उसको बना दिया, इतना उसको खाली और खोखला कर दिया वहाँ के तमाम रिसोर्सेज को अपनी तरफ ला के, कि वो एक तरह से बहुत ही गरीब और बड़ा ही कहते हैं कि गैर तरीक़ा, जिसमें कोई रिसोर्सेज का सब इस्तेमाल करके उस इलाके को इन्होंने तहस नहस कर दिया, मुर्शिदाबाद को। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री अगर देखा जाए तो 1651 में ही आ गई थी। हमने पहले कहा चूँकि ये बंदरगाह था कोलकाता, और अंग्रेज़ों ने यहाँ एक फैक्ट्री कायम की थी, हुगली नदी के किनारे कायम किया था। और वहीं धीरे धीरे कंपनी की आबादी चारों तरफ बढ़ने लगी, तो उन्होंने एक किला बनाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। अभी भी वो किला है, फोर्ट विलियम। क्योंकि पहले इन लोगों ने फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री को चारों तरफ से घेरा, फिर उनकी आबादी वहाँ बसी, फिर उनका कब्जा हुआ, फिर धीरे धीरे वहाँ सेटल करके रहने लगे, और उन्होंने एक किला बनाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। और धीरे धीरे यही फोर्ट विलियम बनाया। इस कंपनी ने अपने तजारत को ज़्यादा से ज़्यादा वसी करने के लिए 1696 के आसपास 200 रुपये अदा करके 3 गांव की जमींदारी का महसूल अपने हिस्से में ले लिया। वो गांव थे गोविंदपुर, बंगाल के सब गांव थे, सोनानाती और कालीपोता, गोविंदपुर, सोनानाती, ये सब गांव को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में, जितनी जमींदार जो उनसे टैक्स वसूला जाता था, मालगुजारी, ये अख्तियार उन्होंने हासिल कर लिया तीनों गांव पे कब्जा करके। और धीरे धीरे कंपनी अपना पांव पसारने लगी। कंपनी की फैक्ट्री मद्रास, मुंबई में भी कायम होने लगी, और वहां से भी तैयारी इनकी शुरू होने लगी। कंपनी ने मुगल शहंशाह फर्रुखसियर से 1717 में एक शाही फरमान हासिल किया। 1717 के आस फर्रुखसियर से शाही फरमान में पहले कहा कि बादशाह एक फरमान जारी करता था, जब कोई कंपनी यहाँ तैयार शुरू करना चाहती थी तो यहाँ के बादशाहों से एक परमिट लेती थी। तो ये परमिट था, फर्रुखसियर से कंपनी ने ये एक परमिट ले लिया। इसके मुताबिक कंपनी सिर्फ 3000 रुपये सालाना टैक्स के बगैर मजीद टैक्स के बंगाल में तैयार कर सकती है। इजाज़त मिल गई इसको, विदाउट टैक्स के बंगाल में ये कंपनी यहाँ तैयार कर सकती है। फरमान उसको मुगल शहंशाह फर्रुखसियर से मिल गया। इस फरमान के बाद कंपनी इस सूबे में जो माल खरीदती थी, इस पर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब हम अगर देखें आगे की तारीख हम शुरू करते हैं, तो एक लफ्ज़ है पलासी की जंग, जो कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई। एक्चुअली पलासी जो लफ्ज़ है, ये मुर्शिदाबाद के पास एक इलाका है जिसका नाम था फलासी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको बिगाड़ के पलासी कर दिया। चूँकि यहाँ पलास के फूल बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम है पलासी। बाद में अंग्रेज़ों ने इसका नाम बिगाड़ के पलासी कर दिया था। ये फलाशी, इसको जानना ज़रूरी है। ये फलाशी को अंग्रेज़ों ने पलासी बना दिया। तो इस तरह फिर धीरे धीरे कई जंगें हुई। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे इनका इक़्तिदार, इनकी हुकूमत यहाँ कायम हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के काबिज हो गए, और कैसे कैसे इनका फ़रोग़ हुआ धीरे धीरे, किन किन शोबों में इन्होंने अपनी हरदर्मी दिखाई, किन किन शोबों में इनके काबिज हुए, मैं आपको आगे इस सबक में बताऊँगा।
अभी तक जितना मैंने आपको बताया स्टेट एंड कंपनी के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, खास तौर से इस सबक के बारे में, अगर किसी तरह कोई दुश्वारी आपको आए तो आपसे गुजारिश है कि बराए करम आप कमेंट बॉक्स में डालें, इंशाअल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत